नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो गाइज आज उससे आगे देखेंगे तो 10 प्रश्न आपको हमने क्या क्या था बतला दिया। तो 11 नंबर से देखेंगे तो देखिए 11 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, तो गाइज थोड़ा सा इसको जो है कि एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। कहता है गाइज, इसको हटाते हैं, कहता है कि कृत्रिम वृक्क का मतलब हुआ गाइज आपका ये जो कृत्रिम वृक्क है ना, ये जो आपका ये कृत्रिम वृक्क है, इसका मतलब हुआ कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों, यानी कृत्रिम वृक्क का काम है कि खराब यानी सड़ा गला पदार्थ को जो है कि बाहर निकाल देना, किसी न किसी माध्यम से जो है कि शरीर से बाहर निकाल देना, यानी अशुद्ध रक्त को बाहर निकालना। तो वो कार्य जो है कि नाइट्रोजन के द्वारा होता है। ये नाइट्रोजन क्या करता है, यूरिया सबको जो है कि खराब पदार्थ को क्या करता है, बाहर कर देता है। तो कृत्रिम वृक्क का काम क्या है गाइज, खराब पदार्थ को बाहर निकालना है। ठीक है, इसका अर्थ यदि पूछे तो हेमोडायलिसिस मारिएगा। ठीक है, यानी कृत्रिम वृक्क का दूसरा नाम हेमोडायलिसिस था। इसका काम होता है कि खराब पदार्थ सबको बाहर निकालना है, तो वो नाइट्रोजन के द्वारा निकालता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। ये देखिए 12 नंबर में क्या कहता है, कहता हाइड्रा में, ये जो है ना, कहता हाइड्रा में जो हाइड्रा जो होता है उसमें प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन गाइज मुकुलन वाला जो विधि होता है मुकुलन द्वारा होता है। क्लियर है? हाँ, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होती है। जो मुकुलन है ना, तो पूछ देगा मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। जब मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पूछेगा, यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो अलैंगिक जनन गाइज ये हाइड्रा और यीस्ट में होता है। ध्यान में रखना, हाइड्रा और यीस्ट में जो है कि आपका होता है। ये भी बात आपको माइंड में सेट कर लेना। अच्छा, हाइड्रा क्या है गाइज, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रा जो है आप सब देखे होंगे, केला के पौधे देखे होंगे, तो उसमें क्या होगा ना, छोटा सा उसको जड़ में जो है कि उभर जाता है, कुछ ना वो केला ही दूसरा जन्म लेता है। तो वही आपका जो है कि गाइज हाइड्रा कहलाता है। हल्दी सब का पौधा देखे होंगे तो उसमें भी कहता है ना, उसके जड़ से जो है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ हल्दी वाला ही उभर जाता है, तो वो आपका क्या होता है, वही उसी को कहते हैं हाइड्रा। क्लियर है? आलू सब देखे होंगे ना, तो वह आंख के टाइप का निकल जाता है, तो वो आपका हाइड्रा कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, गाइस मुकुलन द्वारा। क्लियर है? तो ये आप समझ गए। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गाइस कि किसी माध्यम के अववर्तना को बोलते हैं म्यू। ये म्यू का चिन्ह ध्यान में, किसी माध्यम के अववर्तनांक का मान होता है। तो अववर्तनांक का मान होता है गाइस साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन गाइस ये देखिए, इसका ये साइन आई बटा साइन आर जो है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान में रखें, ये आपका इस प्रकार से होगा। ये जो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, ये देखिए यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, इसको आई से दिखाते हैं। जो आपतित किरण है इसको अपवर्तन किरण, इसको आर से दिखाते हैं। तो ये जो यहाँ से आया है ना, ये आई, तो इसी को बोलते हैं, ऊपर में है तो ऊपर में रखते हैं साइन आई, ये ऊपर है तो ऊपर वाला को ऊपर साथ, नीचे में साइन आर। तो ये साइन आई बटे साइन आर आपका हो जाएगा आंसर। इसका दूसरा नाम है स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना। तो आपका ये जो 13 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है गाइस कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस ये दर्पण जो होगा ना दाढ़ी बनाने के लिए, तो ये अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का इसलिए यूज किया जाता है गाइस कि ये क्या कहता है, छोटे छोटे वस्तु को जो है कि बड़ा आकार में दिखाता है, इसलिए दाढ़ी बनाने वक्त जो है कि ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ दाढ़ी बनाने में ही नहीं, इसमें गले की जांच, आँख, नाक इत्यादि सब की जांच जो डॉक्टर करता है ना, तो वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करके करता है। और आप सब इंजन सब के गाड़ी सब में देखे होंगे, तो वो जो इंजन है ना, ये जैसे टेबल लैंप देखे होंगे, सॉरी भट्टी देखे होंगे, रेलवे इंजन, ये सब में प्रयोग जो किया जाता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ा पार्ट्स में देखने का कार्य अवतल दर्पण के द्वारा होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है कि 14 नंबर होगा, ये 15 नंबर होगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, कहता है स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम यानी कोई प्रिज्म है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव, कहता है किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, कौन सा रंग का किरण है जो किसका झुकाव अधिक है। मान लीजिएगा जी आपका प्रिज्म है, यह समझिए यहाँ से, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म में यहाँ पे आपका कोई यह सूर्य होगा, ठीक है, ये आपका मान लीजिए समझिए सूरज है, ठीक है, ये आपका सूर्य है। तो यहाँ से किरण आया, क्लियर है, यहाँ से आया, ये थोड़ा सा झुका, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ झुका, यानी किसी प्रकार से ये प्रिज्म टोटल 7 किरण रहता है, ये सबको आपको पता है। 7 किरण में से सबसे ऊपर में रहता है आपका लाल, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे लाल रहती है, थोड़ा सा झुका, और सबसे नीचे जो रहता है गाइस वो रहता है बैंगनी किरण रहता है, बैंगनी रंग का रंग बैंगनी, ठीक है। तो वो गाइस सबसे नीचा बैंगनी है तो झुकेगा, ये देखिए यहाँ से देखिए यहाँ आ गया, तो सबसे ज्यादा तो बैंगनी किरण ही ना झुक रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा बैंगनी। और सबसे कम कौन झुकेगा, तो सबसे कम की बात है तो लाल, क्योंकि लाल ये देखिए थोड़ा सा झुका, ये थोड़ा सा नहीं झुका। और सबसे ज्यादा कौन झुका, सबसे ज्यादा बैंगनी झुका, क्योंकि वो बैंगनी नीचे आ जाता है तो वो ढेर झुकता है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बैंगनी। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जब आपसे कह दे कि अधिक झुकेगा तो अधिक बैंगनी झुकेगा, कम की बात करेगा तो कम आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ बोला अधिक तो यहाँ जाएगा बैंगनी, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, कहता विद्युत फ्यूज, ये देखिए कहता विद्युत फ्यूज जो है जिससे जलते हैं, ये लाइट सब जो आ रहा है ना वही विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा विद्युत धारा जो का आई इसको बोलते हैं ना। कहता विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो गाइज विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है गाइज आप सब देखे होंगे मीटर सब में जो लगा रहता है फ्यूज जो देते हैं, ये उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। इसका मतलब होगा ये जो फ्यूज ज़्यादा, ये फ्यूज जो रहता है ना गाइज इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे एक तार पतला नहीं जो कि जुड़ा हुआ रहता है। तो ढेर ज्यादा वोल्टेज होता है तो ये बीच से क्या जाता है टूट जाता है, यानी गल जाता है, उसमें प्रभाव पर गल जाता है। यानी विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पे कार्य करता है। ये क्या करता है, विद्युत फ्यूज का काम क्या है गाइस कि ज्यादा वोल्टेज अचानक ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये तार जो यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ये वाला पतला तार रहता है बहुत पतला, तो ये गल जाता है। तो इससे यह होता है कि घर में जैसे आग लग जाना या कुछ शॉर्ट हो जाना, तो उससे क्या हो जाता है बच जाता है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए नंबर, यानी ऊष्मीय प्रभाव। आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्लियर है। तो आगे अब देख लेते हैं। आगे देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, ठीक है। कहता है किसी कुंडली, ये देख किसी कुंडली, कोई कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध को आर से दिखाते, इसका संकेत आर है। तो कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मान लेते कि आपका ये आपका कुंडली होगा, है ना, ये आपका कुंडली होगा, है ना, ये आपका सपोर्ट डेट मान लीजिए आपका कुंडली होगा ना, ये आपका कुंडली है, मान लेते हैं कोई कुंडली है, ये आपका जो है ना ये रजिस्ट्रेशन है जिसको हम आर से दिखाते हैं, प्रतिरोध है, ये आपका भी है, भी यानी भी को दिखाते हैं विभव से, ठीक है, विभव बोलते हैं हिंदी में विभव, ठीक है। और ये आई है धारा है, ठीक है, आई को आपको दिखाते हैं, आई आपका धारा है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको धारा बोलते हैं, ठीक है। और आर को तो प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध का सूत्र पूछा, आर बराबर सूत्र क्या होता है। तो आर बराबर सूत्र होता है गाइज भी बटा आई, ये सी नंबर आपका करेक्ट हो जाए। आर बराबर सूत्र होता है भी बटा आई, इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है गाइज, आर बराबर भी बटा आई। अच्छा ये तो आर का ना सूत्र हुआ, यदि पूछ देता धारा का सूत्र क्या, यानी आई बराबर सूत्र पूछ देगा तो क्या मान, तो देखिए आई बराबर पूछ देगा तो मार देना ना, ये देखिए आर तो आर ही रह जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन रहेगा, कोना कोनी गुना की जगह भी गुना वन, यानी आर बटे भी हो जाएगा। तो धारा बराबर सूत्र पूछेगा तो आर बटे भी हो जाएगा। हाँ यदि विभव बराबर सूत्र पूछ दे, इसको थोड़ा सा फ्रेश करते, यदि ये वाला सूत्र पूछ दे भी बराबर, यानी भी को विभव बोलते हैं, तो विभव बराबर यदि सूत्र पूछ दे तो देखिए विभव उधर रह जाएगा, आई इधर कोना में नीचे आ जाएगा, यानी कि विभव बराबर पूछ देगा तो आर बटे आई आपका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या गाइस, प्रतिरोध पूछा गया, आर पूछा गया, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है भी बटा आई। तो एक्स का आंसर हो जाएगा आपका क्या सी हो जाएगा। क्लियर है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो गाइज सबसे पहले डायनेमो को विद्युत जनित्र भी कहते हैं ना। ये गाइज दो प्रकार का होता है, जिनमें से एक में बहता है दृष्ट धारा, एक में बहता है प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर। तो बोला डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो देखिए दो प्रकार का होता है, तो इससे दो धारा पर बहना चाहिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दो। लेकिन कहीं कहीं पे बुक में गाइज आपका जो कि दो को नहीं दिया गया, एक ही दिया गया है ना। तो उसमें आप सबको यदि करेक्ट आंसर याद है तो बताया कौन कि इसमें से कौन सा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें दोनों धारा होना चाहिए। क्लियर है। हाँ, यदि इस प्रकार से यदि आपसे पूछता कि विभक्त वलय डायनेमो से विभक्त वलय में लगा क्या रहता है, विभक्त वलय में डायनेमो से किस प्रकार की धारा बहती है। विभक्त वलय यदि लगा देता ना गाइज, तब जो है कि दृष्ट धारा आती है, दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट जो कि बैटरी से मिलता है, ये दृष्ट धारा। क्लियर है। और आपसे ये पूछ देता है कि सर्पी वलय की बात करता तब प्रत्यावर्ती धारा मारते। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन ना विभक्त वलय से किस प्रकार की धारा बहती है और ना सर्पी वलय से किस प्रकार की धारा बहती है। ये दोनों में से कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट बोलते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा बहती है, इसलिए हम बोलेगा ये दोनों बह सकते, क्योंकि डायनेमो दो प्रकार का था, एक दृष्ट धारा जो डायरेक्ट करंट बहता है, ये बैटरी सबसे था, ये प्रत्यावर्ती धारा जिसको कि ट्रांसफार्मर से करंट आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोले डी। यदि आपको कोई ऑप्शन लग रहा है करेक्ट होगा तो वो कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन। तो गाइज आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए प्रश्न क्या दिएगा, 19 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है। गाइज ये जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है ना, ये किस तरह के जल में होता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर है गाइज, ये आपका साफ जल में होता है। वो क्यों गाइज, तो आप सब देखेंगे बारिश का पानी पड़ता है ना, तो बारिश का पानी पड़ता है तो किसी न किसी माध्यम से वो रह जाता है ज़मीन के अंदर, जो है कि वर्षा का पानी जो है कि ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता है। जैसे कोई मान लीजिए नारियल का खोलिया है तो उसमें आपका रह गया, या फिर कुछ पॉलीथीन है उसके अंदर कुछ पानी रह गया, तो वही जो है ना कुछ दिनों के बाद जो है कि डेंगू मच्छर जो है कि उससे उत्पन्न हो जाता है। और ये जो डेंगू मच्छर जो उत्पन्न होता है गाइज, ये होता है कि सब जल हो गया, क्योंकि वो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल भी बोल सकते हैं, शुद्ध जल होता है बारिश का पानी। और ये गाइज जो है ना 21 से लगभग 30 दिन तक ये डेंगू मच्छर जीवित रहता है। और ये डेंगू मच्छर गाइज 3 फीट तक ही उड़ सकता है, इसलिए यह जब भी काटेगा तो पाँव के नीचे ही काटता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और हाँ, ये जो आपका डेंगू मच्छर है ये साफ जल में जो रहता है, ये क्या होता है ना रोशनी के समय ही काटता है। जब तेज प्रकाश होगा वहीं पे डेंगू मच्छर होता है। डेंगू मच्छर का पहचान है गाइस, उसका टांग जो है कि लंबा होगा डेंगू मच्छर का, और उसके टांग और उसके पीठ पे शरीर पे जो कि सफ़ेद दागे चीता के तरह पाया जाता है। क्लियर है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब 20 नंबर के प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यानी बायोगैस कौन सा जो है कि बायोगैस यानी ये जलने वाला है, तो कहता है कौन नहीं जल सकता, ये ऑप्शन ढूंढ के बताइए। तो ढूंढना है तो बोलिए लकड़ी जो है, लकड़ी को जला सकते, बिल्कुल जला सकते, लकड़ी तो होगा ना, ये तो होगा, पूछा नहीं वाला ढूंढना है। यहाँ पे गोबर गैस इसका भी यूज कर सकते हैं जलाने के लिए, भी होगा, इसका भी आंसर करेक्ट होगा, लेकिन आपको नहीं ढूंढना है। तो बोले कोयला भी जला सकते हैं, यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे छटा गया, बचा क्या, ये नाभिकीय ऊर्जा। तो नहीं क्या होगा करेक्ट आंसर इसका गाइज, ये नाभिकीय ऊर्जा होगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज 2011 में जो प्रश्न पूछा गया था गाइज, वो मैंने क्या क्या हल करके बता दिया। तो गाइज आप कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।